वेलकम टू CZME क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में नया भाग। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद के ऊपर। फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने से इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। तो वहाँ के M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस मामले में बिल्कुल ही मान नहीं रहे हैं केंद्र सरकार की बात को। देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है। संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया, यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NEP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आप बाध्य नहीं कर सकते NEP लागू करने के लिए, आप पैसे नहीं रोक सकते हैं। फिर भी केंद्र सरकार क्या कह रही है कि हम पैसा तब तक देंगे ही नहीं जब तक NEP 2020 को आप लागू नहीं कर देते हैं। अब नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय देख लेते हैं क्या है। 29 जुलाई 2020 को नई दिल्ली नई शिक्षा नीति NEP 2020 स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार माना जा रहा है। कब से स्टार्ट है? 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति तैयार की गई। इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। कब तक? 2040 तक। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। इसी को लेकर बवाल हो गया है। भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में बताई गई है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसी चर्चा की गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पदात्री की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, छोटा समूह भी बोल रहा है, भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए 347 में। 348 क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। उच्चतम न्यायालय में तो 348 के तहत ये छूट मिली है कि किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, अनुच्छेद 348 बता देता है। अनुच्छेद 349 क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा, शिकायतों के निवारण के लिए तो 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 350 का प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा बताई गई है। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन बताया गया है। अगला है
हेडिंग बनी है विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। विझंजम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम आप सभी जानते हैं केरल की राजधानी है, में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत यह दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2020 को विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2 मई 2025 को विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह समर्पित कर दिया। विझंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। पहला है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रति वर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवाओं में विझंजम को शामिल किया है। समझिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं में विझंजम को शामिल कर लिया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ जाएगा। विझंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। 20,000 करोड़ है, जिसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक खर्च किया जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 चरणों में बनेगा, 20,000 करोड़ रुपया लगेंगे, 2028-29 तक इसको खर्च किया जाना है। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे। लगभग 5,559 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा तथा 870.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा। अडानी जी 2060 तक इसके ऑनर रहेंगे। भगवत गीता व नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द बर्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द बर्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकों संग्रहों का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द बर्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र को स्थान मिला है। कब मिला है? तो 17 अप्रैल 2025 को पेरिस की बैठक में 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। 570 हो गई टोटल। कहाँ हुआ? पेरिस में। कब? 17 अप्रैल 2025 को 74 नए दस्तावेज जोड़े गए। भारत की 2 दस्तावेजों को भी जोड़ा गया, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को भी शामिल किया गया। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द बर्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या भारत से जुड़ी कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं, 11। जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 3 है। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या कितनी है? 3। वैसे कितनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? 11। दोनों पांडुलिपियाँ मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये पांडुलिपियाँ पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं। कहाँ रखी गई ये पांडुलिपियाँ? पुणे यानी कि महाराष्ट्र में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है।
आप सभी जानते हैं युद्ध क्षेत्र से संबंधित है। वेद व्यास जी ने इसको संकलित किया। नाट्य शास्त्र जो है नृत्य नाटक संगीत पर एक लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया। नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पंचम वेद कौन है? तो नाट्य शास्त्र है। इसमें 36,000 श्लोकों का ज्ञानकोश है, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्य शास्त्र के रूप में संकलित किया। अब हम लोग चलते हैं सीधे महाकुंभ 2025 पर। तो आप सभी जानते हैं 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि तक 45 दिवसीय महाकुंभ में बहुत सारे श्रद्धालु आए। ये तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने आए होंगे तो डुबकी लगाई होगी, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों में होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। स्मरणीय तत्व तो आप सभी जान रहे हैं। ये पॉइंट गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती का संगम है। और मेले की समाप्ति पर कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान हुआ 14 जनवरी को। और उसके बाद में यहाँ छोड़ दीजिए सब, यहाँ आइए। प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज कर लिया गया है। दूसरा रिकॉर्ड क्या है? 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। हाथों की छाप पेंटिंग को 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी यह कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों की सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन 32,737 का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहाँ की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है। छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। तो ये होता ही है कि सभी धर्म मिलकर इसमें सहभागिता लेते हैं। इसमें देखिए आप, बौद्ध महाकुंभ यात्रा भी चली। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया प्रयागराज में। इसके बाद में यहाँ 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 14,000 से अधिक होमगार्ड और 2,750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। इसके बाद अगला महाकुंभ 2027 में नासिक में होगा, गोदावरी नदी पर, आप सभी जानते हैं। 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ, 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। किसको? कुंभ को। अब इसके बाद में ये सब छोड़ दीजिए, अब आ जाइए यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी मिली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 एवं 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) व 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संविधान का 341, 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और ST वर्ग की सूचियों को अधिसूचित करने के लिए ये शक्तियाँ देता है। संविधान का 15(4) और 16(4) राज्य में एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करता है। कौन? 15(4) और 16(4). इसको अच्छे से याद रखना। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सशस्त्र में
संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। 1995 द्वारा क्या संशोधन किया गया? सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड जोड़ दिया गया 4A, पदोन्नति में आरक्षण के लिए। अब हम लोग यहाँ चलते हैं स्मरणीय तथ्य में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की थी। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उपवर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। क्या होता है उपवर्गीकरण, इसको देखते हैं। समान अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग। भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी वस्तु को वह संकेत है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुच्छेद 1(2) में पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुच्छेद 1(2) में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल हैं। 83 के अनुच्छेद 1(2), इसको 12 नहीं, 1 का सब क्लॉज है, मतलब उसका हिस्सा है। 1 में 1, 2, 3 ऐसे बना दिया है। मैं औद्योगिक संपदा के अंतर्गत क्या है, संपत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल हैं। अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतक के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। भारत जो विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है, ने भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। तो याद रखेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 कब से भारत ने इसको अधिनियमित किया था? 1999 में। तो लागू कब हुआ? 15 सितंबर 2003 से ये प्रभाव में आया। दार्जिलिंग चाय, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, 2004 में भारत का पहला पंजीकृत GI उत्पाद बना दार्जिलिंग चाय 2004 में। और स्टार्ट ही कब हुआ था? 2003 में अपने इंडिया में, 2003 में। मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग उत्तर प्रदेश के पास 77 GI टैग हैं। उसके बाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक का स्थान है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस और ट्रेडमार्क द्वारा पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गडग जिला की है। पट्टेदा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिज़ाइन से होती है। चौड़े बॉर्डर हैं और चेक डिज़ाइन है। अगला है वक्फ अधिनियम 2025। वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना उपहार में दी जा सकती है और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रहती है। वक्फ, जिसका बहुवचन औकाफ है, अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति क्विफ से हुई है। किससे? क्विफ से हुई है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सही अल बुखारी 2737 हदीस, जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है। यहाँ से चलेंगे। इस्लामी काल में क्या था? मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियाँ केंद्रीय नियंत्रण में थीं,
जहां शासक सर्वोच्च प्राधिकारी थे। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ प्रशासन में विकेंद्रीकरण की दिशा में बदलाव आया। स्वतंत्रता के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम हुआ, जिसके बाद वर्ष 1959, 64 और 69 में संशोधन किए गए। 1984 में एक सीमित वक्फ अधिनियम पारित किया गया, 84 में 95 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित किया गया, 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। सबसे नवीनतम वक्फ विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ अधिनियम 2025 बन गया। वक्फ अधिनियम 2025 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन, 232 ने विरोध किया। 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के पश्चात विधेयक को 128 मतों के समर्थन और 95 मतों के विरोध के साथ स्वीकृति मिली। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे यह अधिनियम बन गया। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। संशोधन इसमें क्या क्या किया गया, अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया। उम्मीद नाम दिया गया इसको। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। धारा 2 में जुड़े नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों न हो। धारा 3 क्या कहती है, में नए शब्द जोड़े गए। आगा खानी वक्फ, बोहरा वक्फ, कलेक्टर, सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति, पोर्टल एवं डेटाबेस। धारा 3 आई में आइदर वेरिएबली और शब्द हटा दिया गया। तो आइदर वर्बली जो शब्द और था उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर वक्फ मान होगा। मौखिक वक्फ और मौद्रिक मुतवल्ली की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। इसको अब यहाँ से हम लोग उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को पीएचडी हासिल नहीं करनी है। चलते हैं आगे, तो देख लेते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। सदस्यों को देखते हैं। कुल 3 सांसद सदस्य होंगे, जिनमें 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होगा। मुस्लिम समुदाय से नियुक्त सदस्य 3 व्यक्ति जो देशव्यापी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों। 3 वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष बारी बारी से होंगे। 2 व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हों। 1 प्रसिद्ध वकील जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो। 4 विशेषज्ञ व्यक्ति। तो इतना कुछ जोड़ दिया गया है। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं जो हम लोग पढ़ेंगे भी तो याद नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। पंचायत उन्नति सूचकांक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नवीन मानक है जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक है जिसमें देश भर की ग्राम पंचायतों की समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन 9 विषयों पर किए गए स्कोर के आधार पर होता है। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। यह एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक परिवर्तनकारी उपकरण है। यह स्थानीयकृत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में पंचायतों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ये 9 विषय कौन है? पहला है गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका, दूसरा है स्वस्थ पंचायत, तीसरा है बाल अनुकूल पंचायत, चौथा है जल पर्याप्त पंचायत, पाँचवा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, छठवां है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत,
7वां है सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत। 8वां है सुशासन युक्त पंचायत। 9वां महिला अनुकूल पंचायत। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर जो होगा 90+ में। अग्रणी में 75 से 90। बेहतर प्रदर्शन 60 से 75 को माना गया है। आकांक्षी 40 से 60 से नीचे। आरंभिक स्तर पर 40 से नीचे होगा। कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई है। गुजरात से सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में रहीं, जिसके बाद तेलंगाना की 270। तेलंगाना की कितनी? 270। त्रिपुरा की भी 42 पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में दर्ज हुई। तो 3 ही, गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा, GTT। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत, ब्लॉक बक्सी का तालाब, लखनऊ है, जो 76.43 स्कोर के साथ अग्रणी ग्राम पंचायत है। तेलंगाना का बर्नपुर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पित्तलम, जिला कामारेड्डी शीर्ष रैंक प्राप्त ग्राम पंचायत है, जिसका PAI स्कोर 84.09 है। अगली रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 देश में न्याय प्रदान करने की राज्य क्षमता पर केंद्रित एक राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट है। यह अपनी तरह की इकलौती आवधिक रिपोर्ट है जो पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता जैसे न्याय व्यवस्था के स्तंभों की संरचनात्मक क्षमता को मापने हेतु राज्यों की रैंकिंग करती है। इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, डच TISS प्रयास तथा विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे 6 प्रमुख सिविल सोसाइटी संस्थानों के सहयोग से तैयार की जाती है। पहली बार यह रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित हुई, इम्पोर्टेंट है। तो 2019 में पहली बार स्टार्ट हुआ। यह रिपोर्ट किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, डच और TISS प्रयास के द्वारा बनाई जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR की 4 मुख्य स्तंभ हैं। पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में 25 राज्यों को ही शामिल किया गया, क्योंकि इन्हीं के पास न्याय से जुड़े सभी 4 स्तंभों के सुसंगत, पूर्ण और तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं। 8 गैर रैंक किए गए केंद्र शासित प्रदेशों और 3 राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड के आंकड़े भी रिपोर्ट में जानकारी हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उन्हें रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। 3 राज्यों को, जिसमें असम है, मणिपुर है और नागालैंड। बड़े राज्यों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया। IJR 2025 में पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की समग्र रैंकिंग में 18 राज्यों में शीर्ष 5 बड़े राज्य इस प्रकार हैं। पहले पर कर्नाटक 6.78, आंध्र प्रदेश दूसरे पर 6.32 स्कोर के साथ, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर केरल और 5वें पर तमिलनाडु। यानी कि साउथ का कब्जा है, समझ लीजिए। 7 छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन है? सिक्किम पहले पर, हिमाचल दूसरे पर, अरुणाचल तीसरे पर। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मियों से ऊपर नहीं जा सका, जो पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 197 से काफ़ी कम है। अभी भी पुलिस में वैकेंसी आनी चाहिए, ये रिपोर्ट हमको इंगित कर रही है। राज्यों में ये आंकड़े अलग अलग हैं, इससे काफ़ी कम भी हैं। बिहार जहां 1 लाख की आबादी पर केवल 81 पुलिसकर्मी हैं भाई साहब, होने चाहिए 197, 197, लेकिन हैं कितने? 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
20 वर्ष बाद बदलते परिदृश्य जैसे बढ़ते जलवायु जोखिम, महामारी का अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 में से व्यापक संशोधन किए गए। आपदा प्रबंधन विधेयक 2025, द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा द्वारा, 25 मार्च 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। कब? 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत। यह अधिनियम 9 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आया। अब आगे हम लोग चलते हैं स्मरणीय तथ्य में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, एन मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो एस लग गया स्टेट के लिए और यहाँ नेशनल के लिए राष्ट्रीय था। स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। पहले राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में एवं राज्य कार्यकारी समिति क्रमशः राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करती है, जिनकी मंजूरी NDMA या SDMA नेशनल या स्टेट से दी जाती है। पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी। NDMA को स्वयं नियम बनाने का अधिकार नहीं था। संशोधित कानून के अनुसार NDMA अब केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक विनियम बना सकता है। विनियमन का मतलब है रेगुलेशन बना सकता है।